टॉपिक मानसून का विवर्तन, मानसून का निवर्तन या मानसून की वापसी, अनेक शब्दों का प्रयोग इसके लिए किया गया है। इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जलवायु में 3 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। उन 3 टॉपिक का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर के संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। मानसून का आगमन विस्तृत रूप से देखा गया है। मानसून का आगमन भारत में वर्षा ऋतु का आगमन भी कहलाता है। और ग्रीष्म ऋतु के बाद जैसे जैसे उच्च भारत में उच्च वर्षा काल लगभग जब पूर्ण हो जाता है, तो उस वर्षा काल के बाद धीरे धीरे भारत में मौसम साफ होने लगता है, मौसम खुला होने लगता है और जो वर्षा की परिस्थितियां थी वो धीरे धीरे बदलने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये वर्षा की मौसम की बदलती परिस्थितियों का के पीछे जो मुख्य कारण है वह भारत में मानसून की वापसी का होना या भारत में मानसून का निवर्तन होना प्रमुख कारण है। ऐसा मानसून का निवर्तन यानी मानसून की वापसी क्यों होती है, इसको जानने के लिए हमें पहले उन परिस्थितियों पर विचार करना है, चर्चा करनी है। क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा में आकर के कर्क रेखा से पुनः भूमध्य रेखा की ओर आ रहा होता है, तब धीरे धीरे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भी या तापमान भी कम होने लगता है। जैसे आपको पहले से पता है कि यहाँ भारत के बीचों बीच कर्क रेखा पड़ती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर कर्क रेखा है और इस कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत पड़ता है और 21 जून के बाद सूर्य फिर से दक्षिण की तरफ 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर आने के लिए लगातार गतिशील होता है। जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की तरफ भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहा होता है, तो वैसे वैसे भारत पर सूर्य की किरणों का प्रभाव भी सीधी रेखा में नहीं पड़ता, बल्कि तिरछी किरणें सूर्य की होने लगती हैं और इसी कारण धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में कम तापमान होने लगता है और यह कम तापमान धीरे धीरे जब सूर्य लगभग दक्षिणायन हो जाता है, यानी भूमध्य रेखा से भी नीचे मकर रेखा की तरफ चला जाता है, तब यह तापमान और कम होने लगता है। तापमान की कमी के कारण स्थल खंड पर जो तापमान कम होता है, तो इस तापमान की कमी के कारण स्थल खंड अधिक जल्दी ठंडे हो जाते हैं और यहाँ पर उच्च वायुभार बनने लगता है। स्थल खंड पर उच्च वायुभार बनने लगता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कम तापमान, और क्योंकि आपको पता है कि तापमान का विपरीत संबंध वायुभार से होता है, तो कम तापमान, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वहां उच्च वायुदाब या वायुभार पाया जाएगा। जबकि ठीक इसके संलग्न लगे हुए हिंद महासागर में अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है यदि हम किसी द्रव को अगर गर्म करते हैं तो वह अपनी ऊष्मा को शीघ्र रिलीज नहीं करता है जितना कि कोई ठोस पदार्थ रिलीज करता है। इसलिए द्रव धीरे धीरे ऊष्मा को रिलीज करता है और धीरे धीरे ऊष्मा उसमें विद्यमान भी होती है। तो यही कारण है कि
जो ये हिंद महासागर वाला लगा हुआ क्षेत्र है, तो हिंद महासागर का क्षेत्र अधिक गर्म रहता है। किसकी तुलना में? भारत के स्थल खंड की तुलना में। और स्थल खंड की तुलना में अधिक गर्म होने के कारण यहाँ पर वायु भार भी कम रहता है। और वायु भार कम होने के कारण स्थल खंड और जल खंड की वायु भार में अंतर आ जाता है। और यही अंतर मानसूनी पवनों को लौटने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है, महत्वपूर्ण कारण के रूप में उभर आ जाता है। तो मैंने आपको पहले से वीडियो में कहा है, पहले ही लेक्चर में कह दिया था कि हवाओं का जो गंतव्य होता है वह उच्च भार से निम्न भार की तरफ होता है। और यहाँ पर स्थल खंड में हमारा उच्च भार है और जबकि जल खंड में हमारा निम्न भार है। तो जो पवनें पहले समुद्र से स्थल की ओर जा रही थी, अब वही पवनें पुनः लौट करके उसी दिशा में, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा से पुनः वापस समुद्र की तरफ आ जाती है। क्योंकि हमने देखा कि मानसून का आगमन भी दो शाखाओं से होता है, बंगाल की खाड़ी से, और दूसरा अरब सागर की शाखा से मानसून का आगमन हुआ था। तो ठीक उसी रूट से, उसी गंतव्य मार्ग से पुनः ये जो मानसूनी पवनें हैं वापस आती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विशेषता इस समय यह होती है कि जो ये स्थलीय मानसूनी पवन है यह जलवाष्प से रहित होती हैं, अर्थात इसमें जलवाष्प की मात्रा बहुत न्यूनतम होती है। इसलिए लौटते हुए मानसून से बहुत कम मात्रा में, या ये कह सकते हैं कि नगण्य मात्रा में वर्षा होती है। और जहां कहीं अगर वर्षा हो गई तो इन लौटते हुए पवनों के सामने कोई जलीय खंड आने के कारण ही यह पवनें जलवाष्प ग्रहण करती हैं और पुनः हल्की वर्षा करवाती हैं। तो लौटते मानसून के समय कोई भी वर्षा नहीं होती। लेकिन जब ये पवनें पुनः बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते ही इनमें जलवाष्प या आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। फिर यह आर्द्रता जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं और आगे बढ़ करके तमिलनाडु के तट पर, खासतौर से तमिलनाडु के तट पर जब ये टकराती हैं, लौटता हुआ मानसून जब टकराता है तो यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा की दृष्टि से कि लौटती हुई मानसून से अक्सर वर्षा नहीं होती, लेकिन क्या कारण है कि तमिलनाडु की तट पर इन लौटते मानसून के द्वारा वर्षा होती है। तो यही कारण है कि ये पुनः जलवाष्प ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि ये लौटते हुए मानसून कहाँ वर्षा करते हैं। दूसरा, भारत में जब सूर्य दक्षिणायन होता रहता है, दक्षिण की तरफ यानी भूमध्य रेखा की तरफ, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा होता है, तो उस समय क्योंकि यहाँ वर्षा काल का समय रहा होता है, वर्षा काल, और स्थल खंड पूरी तरह से भीगे रहते हैं और तापमान की अधिकता भी बनी रहती है, तापमान एकदम से नहीं गिर पाता। तो तापमान अधिक होने के कारण और साथ ही जो स्थलीय खंड है जल तृप्त होने के कारण यहाँ पर उमस पाई जाती है। तो यह उमस वर्षा काल की समाप्त होने की कुछ महीनों तक, यानी लगभग 1 महीने तक बनी रहती है। यह उमस क्वार की उमस कहलाती है। क्वार की उमस,
क्वार की उमस। अक्सर यह अगस्त और सितंबर महीने में होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य और दक्षिणायन होता जाता है वैसे वैसे मौसम साफ होता है और यह उमस भी हट जाती है। तो इस प्रकार हमने मानसून का निवर्तन पढ़ दिया है और मानसून के निवर्तन के बाद भारत में लगभग शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ये खंड मानसून का निवर्तन समझ लिया। अब एक खंड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भारत की स्थिति है, ये विश्व मानचित्र का एक भाग है और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और इसके बीच में भूमध्य सागर स्थित है। शीतकाल में भी भारत में वर्षा होती है, लेकिन शीतकाल में मैंने जैसे पहले भी कहा है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा नगण्य होती है, लेकिन शीतकाल में भी अक्सर जब हिमपात होता है और हिमपात से पहले की बारिश होती है तो यह कोई मानसूनी वर्षा नहीं होती, बल्कि यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ, शीतकाल में होने वाली जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और यह पश्चिमी विक्षोभ जब भूमध्य सागर से यह निर्मित होता है तब धीरे धीरे यह पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ आकर के भारत के हिमालय प्रदेश में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में टकराता है और यहाँ पर वर्षा करता है। थोड़ा हम इसमें ध्यान देते हैं। यहाँ पर भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर एक जलीय क्षेत्र। यहाँ पर जैसे जैसे हमारा सूर्य दक्षिणायन होता है वैसे वैसे हमारा ICT जोन भी दक्षिण की तरफ खिसकता जाता है। जब यह जोन दक्षिण की तरफ खिसकते खिसकते भूमध्य रेखा की आसपास आ जाता है तो भूमध्य रेखा पर उत्तर से आने वाली ठंडी पवनें और दक्षिण से आने वाली गर्म पवनों का मिलन होता है और यहाँ पर इन दोनों अलग अलग प्रकार की जो वायु है उसके मिलने से इनमें अभिसरण होता है और इसी कारण एक चक्रवात की या शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यही शीतोष्ण चक्रवात की दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है और यह आगे बढ़ते हुए भारत की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा करता है और भारत में शीतकाल हिमपात के साथ साथ शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार एक छोटा पॉइंट ये था कि भारत में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। एक और पॉइंट जब हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमने जैसे ही मानसूनी पवनें वापस लौट करके बंगाल की खाड़ी में प्रवेश की, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में वैसे भी तापमान कम है तो यहाँ पर लो प्रेशर की एरिया बन जाते हैं, छोटे छोटे लो प्रेशर के एरिया बन जाते हैं और ये लो प्रेशर का एरिया उष्ण चक्रवातों को उत्पन्न करता है। उष्ण चक्रवातों को उत्पन्न करके ये बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर और नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवातों को जन्म दे करके भारत के पूर्वी तट पर जो बसे राज्य हैं उनको प्रभावित करता है। इसीलिए लगभग मानसून के निवर्तन के समय अक्टूबर और नवंबर महीने में भारत के दक्षिणी हिस्से में खासकर पूर्वी घाट के समानांतर जो भी राज्य यहाँ पर उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार इनसे नुकसान होता रहता है और कई लोग इनसे अपनी जान तक गंवा लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर मानसून के वापसी के समय खासकर उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार हमने मानसून का निवर्तन का ये पूरा टॉपिक हमने समझ लिया है। तब तक के लिए फिर हम अगले एक सूक्ष्म
जो हमारा खंड छूटा हुआ है उसके साथ मैं दूसरी वीडियो में आता हूँ। तब तक के लिए आप अपनी किताबों के साथ इस टॉपिक को पढ़िए। जो भी आपको सजेशन लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको टाइप करके लिखिए, और मेरे मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।